हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की हिंदी का पार्ट 2 करेंगे, जिसका शीर्षक है बचपन। बचपन जो पार्ट है इसको कृष्णा सोपती जी ने लिखा है। कृष्णा सोपती जी का जो जन्म है वो 1925 में हुआ था और पिछले वर्ष यानी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस पार्ट में वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उनका जो बचपन है वो दिल्ली और शिमला में बीता। तो बचपन में वो लोग क्या क्या काम करते थे, उनके साथ किस किस तरह की घटनाएं घटी हैं, इस पार्ट में वो उसका वर्णन करती हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में लेखिका कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो देखिए, लेखिका जो है वो ये कहती हैं कि मैं उम्र में तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी या तुम्हारी नानी की उम्र की हो सकती हूँ, या फिर बड़ी बुआ और बड़ी मौसी की उम्र की भी। उनके परिवार में सभी लोग उनको जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका कहती हैं कि मैं उम्र में अब काफ़ी सयाना यानी बहुत बड़ा महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि मैं पिछली शताब्दी होता है 100 साल, क्योंकि वो पिछले जो 100 साल बीत गए हैं उस टाइम पे वो पैदा हुई थी। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब वो जो है कुछ उनको हल्के रंग के कपड़े पहनने का मन करता है। पिछले दशकों में यानी दशक होता है 10 साल, पिछले 10 सालों में उनकी तरह तरह की पोशाकें उन्होंने पहनी है। पोशाकें यानी कपड़े, तरह तरह के कपड़े जो है उन्होंने पहने हैं। किस किस तरह के कपड़े? फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, गरारे, लहंगे, और अब जो है वो क्या पहनती हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। धारी वाला मतलब ऐसे लाइंस वाले जो फ्रॉक होते हैं, उनके पास कोई एक धारी वाला ऐसे लाइन वाला फ्रॉक रहा होगा जो कि उनकी स्मृतियों में है, तो वो उसके बारे में बताती हैं। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग के फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। वो अपने एक और कपड़े के बारे में बताती हैं कि उनके पास एक गर्म फ्रॉक थी, लेमन कलर यानी जिस कलर का नींबू होता है, उनके पास उसी रंग की एक गर्म फ्रॉक थी और उसके नीचे फर टकी हुई थी। वे आगे बताती हैं कि उनको 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक होते हैं ढीले ढाले कपड़े, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। मोजे यानी जुराबें। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। सख्त मतलब कड़ी मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी नई नई किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं अधिक ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब नए जूते पहनते हैं ना, तो कभी कभार देखते पैर में छाले पड़ जाते हैं हमारे। तो लेखिका के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर यानी हर शनिवार को। लेखिका को ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल, तो उनको हर शनिवार को ये पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, गंध यानी इसकी महक आने लगती थी। और ये मुश्किल काम क्यों था? क्योंकि बच्चों को जो है ये पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। शीशे यानी छोटे जो कांच की गिलास थी, उस पर खुराक यानी जितनी मात्रा उनको लेनी होती उसके लिए उस पर निशान बने होते थे।
उसको देखते ही लेखिका या जो उनके साथ बच्चे थे, उनके भाई बहन, उनको मितली होने यानी उल्टी जैसा उनका मन होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। आगे कहती हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन एक यंत्र होता है जिसमें गाने सुने जाते हैं। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लैमनेट विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डोविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाती। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, उतराई मतलब एक ढलान सी बनी होती थी, उसको उतरते ही वो लोग मॉल पे पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मंभावनी। जैसे ये लोग मॉल में पहुंचते, वहाँ कन्फेक्शनरी जो काउंटर था वहाँ पर उनको चॉकलेट और पेस्ट्रीज की खुशबू आने लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक यानी भंडार रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। साइड बोर्ड मतलब साइड में कोई अलमारी वगैरह रही होगी तो उसमें रख देती थी और रात को खाना खाने के बाद जब बिस्तर में सोती थी तो उसमें वो मज़े ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चेस्टनट जो होता है एक फल था जिसको आग में भूनकर और छिलके उतारकर खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अभी भी नज़र आती है। जब हम कभी बस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर वो चने बेचते हैं ना, पुड़िया में एक पैकेट टाइप का बना के, तो वो लेकर उसी की बात करती हैं। कुछ पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का ही कमाल है। निरा हाथ मतलब केवल हाथ का ही कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटती हुई, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। इस तरीके की होती है ना, बनी हुई होती है और यहाँ पे फिर वो चने इसमें डालते हैं और फिर खाने को मिलते हैं हमें। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मलाया मज़ेदार चना जोर गरम, ये गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते मतलब मसाला छिड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेकिन जो है वो अपने बचपन की बात करती हैं, छुटपन यानी बचपन की बात करती हैं कि शिमला में जो है बच्चों को घोड़े की सवारी करने को एक बिना एक मौका तो मिल ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर घोड़े वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल यानी उनके नानी के घर के जो घोड़े थे, नानी के घर के यहाँ जो उनके घोड़े होते थे वो काफ़ी हृष्ट पुष्ट यानी कि काफ़ी स्वस्थ होते थे, हट्टे कट्टे होते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू वहाँ पर एक जगह है, वो उसके पहाड़ की बात करती हैं। ऊंचा चर्च यानी जो गिरजाघर होता था उसकी बात करती हैं। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो लेके जो है शाम की बात करती हैं कि शाम को जो जब जो गिरजाघर होता था उसमें जब घंटियां बजती थी और धीरे धीरे सूर्यास्त भी होता था, तो लोग जो अपने घरों की लाइटें जलाने लगते थे, जिससे वो ऐसे टिमटिमाते हुए बत्तियां जो है वो नज़र आती थी। और स्कैंडल पॉइंट पर भी भीड़ जो होता था और वहाँ पर शोर होता था, तो वो उस पूरी रौनक की बात बताती हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी
जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल ट्रेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। लेखिका यहाँ पे रेल की बात कर रही हैं कि पिछले सदी में सबसे जो तेज चलती थी वो रेल ही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। जब एरोप्लेन होती है तो जो हवाई जहाज होती है वो उड़ती है, तो उसके जो पंख होते हैं ऐसे दोनों तरफ पंख दिखते हैं और बीच में से ऐसे जो हवाई जहाज तो वो नज़र आता है। तो वो लेखिका ने उसकी तुलना जो है एक पक्षी की तरह की है, जैसे एक भारी भरकम पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा हो अपने पंख फैलाकर। ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और वहाँ के आँखों के डॉक्टर जो हैं अंग्रेज़ थे। लेखिका का जो पहला चश्मा बना था वो उसके बगल में ही एक दुकान थी, और वहाँ के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना काफ़ी अटपटा लगा। लेखिका ने शुरू में चश्मा लगाया तो उनको काफ़ी अटपटा लगा, यानी अजीब लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, यानी आँखों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इस उम्र में ऐनक, इस उम्र में चश्मा। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन मतलब पूरा भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, मतलब परेशान किया, और कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उनके भाई ने उनको इस तरीके से चिढ़ाया। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। खींचना मतलब थोड़ा गुस्से से टिमटिमाना। तो लेखिका को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो सोचते हैं कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। पर उनको ये जो शेर था वो उनको बुरा नहीं लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने यानी शीशे के सामने। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सरस सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब सहज सहज मतलब कितना आरामदायक, जो मतलब बहुत ही आसान हो जिनको लगाना। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो पार्ट है वो बचपन वो समाप्त होता है। आइए इसके प्रश्न उत्तर को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो हमने पढ़ा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका जो है वो स्वयं को काफ़ी ज़्यादा सयाना महसूस करने लगी हैं, और उनके पहनावे और जो रंगों की पसंद है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आए हैं। क्योंकि पहले वो फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे ये सब पहनना पसंद करती थी, परंतु आज वे चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, परंतु अब उनका मन कुछ हल्के रंग के कपड़े पहनने का करता है। प्रश्न 2 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो हमने पाठ में पढ़ा कि लेखिका इतवार यानी रविवार की सुबह वे अपने मोजे और स्टॉकिंग को धोती थी, और इसके साथ साथ वे अपने जूतों को पॉलिश भी करती थी। प्रश्न 3 है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं। तो ये कहकर लेखिका ये बताती हैं कि उस समय मनोरंजन का जो साधन था वो ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका स्थान जो है वो रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया है। उस समय बच्चे जो है कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे, परंतु आजकल के जो बच्चे हैं
उनको आइसक्रीम ज़्यादा भाती है। उस समय खाने में कचौड़ी और समोसे होते थे, परंतु अब उसका स्थान जो है वो पेटीज़ ने ले लिया है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है। तो ये सब वो दूरी है जो लेखिका बताती हैं। प्रश्न 4 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो हमने पढ़ा कि लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना काफ़ी अटपटा लगा था और वो चश्मा लगाने के बाद काफ़ी अजीब लगती थी। इसी वजह से उनके भाई जो है उन्हें छेड़ते थे। प्रश्न 5 है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। तो लेखिका को बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। वे रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर आराम से चॉकलेट के मज़े ले लेकर खाती थीं। इसके अलावा उन्हें काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट जैसे जो फल थे वे खाना भी लेखिका को बहुत पसंद था। तो यहाँ पर हमारे जो पाठ के प्रश्न उत्तर है वो भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।